તો શરૂઆત કરીએ બજેટના સમાચારોને લઈને 23 જૂને આવનારા બજેટમાં રેલવેને લઈને પણ મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે। સીએનબીસી બજારને મળેલી એક્સક્લુસિવ જાણકારી મુજબ નવી રેલવે લાઇન નાખવાનું કામ ઝડપથી થઈ શકે છે અને આ અંગે બજેટમાં જાહેરાત થઈ શકે છે। વધુ માહિતી લઈએ સંવાદદાता लक्ष्मण रॉय આપણી સાથે। लक्ष्मण जी, रेलवे के लिए इस बजट में क्या खास हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको सुन रहा था इससे पहले, तो मैं सोच ही रहा था क्या शब्द का इस्तेमाल करूं। तो आपने बहुत सही शब्द कहा, रिफॉर्मिस्ट और पॉपुलिस्ट। तो पिछले कई सालों से जब बजट पेश किया जा रहा था तो रेलवे सेक्टर में एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच को रखा गया था। कितनी बुलेट ट्रेन आएंगी, कितनी वंदे भारत ट्रेन आएंगी, कितने हम एसी कोचेज चलाएंगे, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इन सारी बातों पर ज़्यादा फोकस रहता था। उसके बाद लगातार अब कुछ महीनों से ये इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद जो रेलवे आम आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा जरिया होता था, उससे थोड़ा सा कहीं दूर तो नहीं हट रहा है। तो उस छवि को दूर करने की कोशिश इस बार के बजट में सरकार कर सकती है। और इसमें जाहिर तौर पर इसका मतलब यह नहीं कि रिफॉर्मिस्ट ऐलान नहीं होंगे। नई बुलेट ट्रेन के लिए जो अलग 3 जोन में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाए जाने थे, उसका ऐलान हो सकता है। इसका सरकार ने, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा भी किया था। वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम चल रहा है, तो उसका ऐलान आप देख सकते हैं। जो नई वंदे भारत ट्रेन है उसको लेकर आप यहाँ पे ऐलान होता देख सकते हैं। जो स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन है उसमें से जितने अब तक हो चुके हैं 1300 से ज़्यादा, बाकी स्टेशन को इसमें शामिल करने का ऐलान हो सकता है। हर साल 5000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के टारगेट के साथ काम हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को 100% कर लिया जाएगा ये चालू कारोबारी साल में, ये भी यहाँ पे आप बजट में सुन सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो आम आदमी के लिए चीज़ें हैं रेलवे में, उस पर भी खास फोकस इस बार के बजट में हो सकता है। जैसे नॉन एसी कोचेस बनाया जाना, जो नॉन एसी स्लीपर कोचेस बनाया जाना, उस पर ज़्यादा फोकस होता हुआ बजट में दिखेगा आपको। इस पर ज़्यादा आवंटन बढ़ता हुआ दिखेगा। 10,000 ऐसे नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे, इसका ऐलान पहले रेल मंत्री कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इस पर आपको ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अंतरिम बजट में 2.55 ट्रिलियन रुपये का आवंटन किया गया था, तो मुझे लगता है कि उससे यहाँ पे बढ़ता हुआ आवंटन आपको दिखेगा, क्योंकि अब फोकस थोड़ा सा बदलता हुआ है। तो रेलवे एक ऐसा सेक्टर होगा पूरे बजट स्पीच के दौरान, बजट स्पीच में भी, बजट के बाद की बारीकियों में भी इस पर आपको गौर करना होगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, साथ में बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर में भी इस बारी खर्च ज़्यादा करने की कोशिश में भी सरकार है और सरकार आत्मनिर्भर की तरफ भी बढ़ रही है। इसको लेकर क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, आप गलत कभी पकड़ते ही नहीं, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। और खबर जो है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर के है। और डिफेंस सेक्टर पिछले मुझे लगता है कि कुछ बजट से हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। और डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस सरकार का फोकस भी रहा है और यही फोकस आगे भी जारी रहेगा। जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की तरफ सरकार और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इस तरफ आपको कुछ ऐलान होता हुआ बजट में देखने को मिलेगा। सरकार ने कारोबारी साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक के डिफेंस प्रोडक्शन, घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार आपको डिफेंस में जो घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उस पैसे के लिए आवंटन यहाँ पे बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक्सपोर्ट का भी एक अच्छा खासा टारगेट रखा है। कारोबारी साल 29 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट किए जा सके, इस पर सरकार का फोकस है। तो इसके लिए जब आप एक्सपोर्ट इतना टारगेट रखते हैं तो एक अनुमान के मुताबिक आपको कम से कम 20 से 25% कैपिटल एक्विजिशन बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ती। अभी ये बढ़ोतरी 9% के आसपास थी। तो चूंकि ये टारगेट आपने रख लिया है तो जाहिर तौर पे कैपिटल एक्विजिशन जो आवंटन होता है, बजट होता है, उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग कैसे किया जाए, इस पर सरकार का जोर रहने वाला है। सीमा पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाए, इस पर सरकार का जोर रहने वाला, खासतौर से पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर। तो ये सारी चीज़ें आप बजट में देखेंगे। और बजट में अब तक सरकार ने 5 लिस्ट जारी कर दी है घरेलू उत्पादन करने वाले इक्विपमेंट की। उस लिस्ट के तहत उत्पादन को और तेज बढ़ावा दिया जाए, ये भी सरकार की एक रणनीति का अहम हिस्सा होगा। तो बजट में डिफेंस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब वित्त मंत्री ऐलान करें, स्पीच दें। और बजट में जब अलोकेशन होता है, फंड अलोकेशन, उसमें बजट सेगमेंट पर आप खास ध्यान दीजिएगा। उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो शेर बजारने पण आ वर्षे बजेटमां रेलवेमां मोटा सुधारानी आशा है। सीएनबीसी बजारना मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघले कह्युं कि सरकारे मोटा पाये रेलवेमां रिफॉर्म करवुं जोईए। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान जैसे देश में ना एक भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए।
रीज़न कुछ भी हो, आपको कह रहे हो उसमें कवच नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो सीन जो होते हैं ना वो बहुत दिल को दर्द देने वाले होते हैं जब वो एक्सीडेंट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक भी नहीं होनी चाहिए, फॉरगेट अबाउट एक या दो, एक भी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, जनरल और स्लीपर कोचेस जो है ना, मुझे लग रहा है उनमें भी ना अब एक टाइम आ गया है। जैसे आप कभी जैसे यूरोप जाएं या यूएस वगैरह जाएं, उनकी अगर आप ट्रेन्स देखेंगे ना, वहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं जनरल क्लास और नॉर्मल, लेकिन वहाँ जनरल क्लास भी बहुत शानदार होती है। तो वो ज़रूरत है कि जनरल और स्लीपर को भी एक बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएँ। सबको हक है एक रेलवे ट्रैवल में वो करने का। और अब रेलवे काफ़ी पैसा बना रहा है, ऐसा नहीं है कि रेलवे पैसा नहीं बना रहा है, और भी काफ़ी एवेन्यूज़ हैं। अब देखिए प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत पैसा बना सकते हैं। कॉर्पोरेट्स को मैं कहता हूँ, जैसे मेट्रो ने क्या किया है, मेट्रो में क्या होता है, आप स्टेशन जो हैं, अब जैसे मोतीलाल ओसवाल ने एक स्टेशन ले लिया, हाँ। उसका ब्रांडिंग राइट ले लिए, और 4-5 करोड़ रुपए दे दिया आपको 1 साल के। ऐसे आप बड़े बड़े आइकॉनिक स्टेशंस हैं जो उनको दीजिए कॉर्पोरेट्स को, पैसा कमाइए उससे, और उस पैसे को सेफ्टी और एक जनरल पब्लिक के बेटरमेंट के लिए लगाइए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। તો હવે વાત કરીએ ડીપ ટેક સેક્ટરમાં કામ કરતા સ્ટાર્ટઅપ માટે આ બજેટમાં ડેડિકેટેડ પોલિસી પણ આવી શકે છે। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ડીપ ટેકમાં ઇનોવેશન અને ફંડિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર નેશનલ ડીપ ફેક પોલિસી જાહેર કરી શકે છે। આ પોલિસીમાં ડીપ ટેકના સંભવિત જોખમો પણ શામેલ હોઈ શકે છે। અને આના ઉપર સંપૂર્ણ વિગતો લઈએ સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી આપણી સાથે। आलोक जी, बजट में डीप टेक के सेक्टर पे क्या फोकस हो सकता है? बिल्कुल, देखिए डीप टेक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ऐसे स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड नेशनल डीप टेक पॉलिसी का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत ऐसे स्टार्टअप्स के ग्रोथ और इनोवेशन पर जोर दिया जाएगा। खासतौर से एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, और साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में निवेश हो सके, खर्च हो सके, इसके लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी भी लाई जा सकती है। दरअसल सरकार का पूरा जोर है कि जो एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो इनोवेशन से लेकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक की जो सीढ़ी होती है, वहां पर उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए एक बेटर सेफ इन्वायरमेंट तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल जो एआई और डीप टेक टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल रिस्क हैं, उसको कम से कम करने के लिए सरकार एक सेफ इन्वायरमेंट बनाना चाहती है, जिसके तहत एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने पर भी विचार किया जाएगा। तो इस पूरे डीप टेक पॉलिसी जो आने वाली है, उसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि स्टार्टअप्स इन सेक्टर्स में जो खासतौर से काम करते हैं और खासतौर से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सोशल इशू से जुड़े हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको फंडिंग के तौर पर और साथ ही साथ इंसेंटिव के तौर पर सपोर्ट दिया जा सके और पूरे सेक्टर को एक तरह से बूस्ट मिल सके। जी आलोक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। ત્યારે હવે વાત કરીએ દેશ અને દુનિયામાં નાણાકીય સંસ્થાઓ અને ફાઇનાન્સ મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલા આઈઆઈએમ અમદાવાદના સિનિયર સ્ટુડન્ટ્સની સાથે આ વખતે બજેટથી શું આશાઓ છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો અમારા સંવાદદાતા કેતન જોશીએ। આવો જોઈએ। आईआईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट्स की वित्त मंत्री से क्या है उम्मीदें, आइए हम बारी बारी सबसे जानते हैं। अच्छा बताइए, आप क्या चाहेंगे? हमारा देश इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ की समस्या से जूझ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ जब जा रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईएम में कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, उस तरह से सभी होनहार स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए। सो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एरिया है जो मुझे लगता है थोड़ी पॉलिसीज उसके लिए और फॉर्म होनी चाहिए। रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अभी भी सिर्फ 50% है। दैट इज आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हैम्पर कर रही है फीमेल्स को कि वो डिजिटल लिटरेसी नहीं हो पा रही है उतनी, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड समवेयर और द अदर। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली थिंक इज द नीड ऑफ द आवर। अभी भी 40-45% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्री एंड एग्री रिलेटेड, तो इसके लिए आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड हाउ टू ऐड वैल्यू टू फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 80C है उसका एग्जेम्पशन लिमिट हाइक किया जाए, जो कि लास्ट 2014-15 में किया गया था, और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो GST रेट है वो 18% से लेके 5% में लाया जाए ताकि सबको सुविधा मिले हेल्थ इंश्योरेंस की। कुछ अन्य स्टूडेंट्स की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आप क्या कहेंगे? Ministry of Defence still has the highest allocation according to the budget, and it's progressive that the government has come up with a positive indigenization list. So in this context, I think domestic startups in this defence and space sector need to be promoted. मेरा मानना है कि हमारे यहाँ दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत फंडामेंटल, जिसमें RCTs का डेवलपमेंट करके हम रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा सकते हैं, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी, जिसमें 2070 तक टारगेट अचीव करना था कार्बन न्यूट्रल का। तो वो टारगेट से हम अभी थोड़ा सा दूर हैं, जिसके लिए हम EVs के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आई थिंक G20 और इंडियन बजट में दोनों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान था गवर्नमेंट का, बट AI और साइंस एंड टेक में अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा बजट नहीं है, तो आई थिंक उसके बजट में इजाफा होना चाहिए। मुझे लगता है एज हाईएस्ट टैक्स पेयर्स मोस्ट ऑफ द पीपल सैलरीड लोग होते हैं, तो उनके लिए थोड़े नए डिडक्शंस ला सकते हैं, लाइक सैलरी डिडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं फ्रॉम टू 1 लाख फ्रॉम 50,000, और भी PF के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। तो ज़्यादातर सेक्टर की जो ज़रूरत होने वाली है उनके ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक सजेशन दिया गया है। अगर वित्त मंत्री इस पर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से न केवल हमारा बजट अच्छा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।